देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। जिस तरह जिंदगी हर पर चलती रहती है, खबरों की दुनिया में भी कभी विराम नहीं लगता है। देश दुनिया की हर बड़ी खबर का अपडेट हम आपको देंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे कोरोना के साथ, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जहां कुछ राज्यों में कोरोना के केस कम हो रहे हैं, वहीं कुछ दूसरे ऐसे राज्य भी हैं जिसकी कोरोना में तेज चाल चिंता का सबब बन गई है। दिल्ली की बात करें, यहां कोरोना के केस मामूली रूप से कम हुए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार डरा रहा है। महाराष्ट्र की बात करेंगे, जहां पर पिछले 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा नए मामले आने का सिलसिला अब भी जारी है। महाराष्ट्र में 53,605 नए मामले पिछले 24 घंटे में, वहीं 864 ने महाराष्ट्र में दम तोड़ा है। देश के रोजाना के कोरोना मामलों में महाराष्ट्र का हिस्सा अभी बाकी राज्यों से सबसे ज्यादा है। यहां रोजाना मौत का आंकड़ा 800 के ऊपर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की अब बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के केस 30,000 से नीचे हैं। 26,847 कुल मामले हैं। 298 की उत्तर प्रदेश में जान गई है पिछले 24 घंटे में। लेकिन यह कहना अब भी मुश्किल है कि यूपी कोरोना से जंग जीत चुका है। वहां पर भी लगातार मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। मौत का आंकड़ा भी डरा रहा है। अन्य राज्यों की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और यूपी कोरोना के रोजाना मामलों में सबसे आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र टॉप पर बना हुआ है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, 47,563 नए मामले। उत्तर प्रदेश 26,847। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद 19,436 मामले, यहां रोजाना केसेस बढ़ रहे हैं। राजस्थान 17,987 मामले। उत्तराखंड 8,390 मामले। झारखंड 6,113 मामले। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे हमारे संवाददाता पंकज जैन, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा भी हमारे साथ है। मुंबई से पंकज उपाध्याय हैं। लेकिन सबसे पहले पंकज, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से अब ऑक्सीजन को लेकर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, क्या गाइडलाइंस दी गई हैं? क्या काम होगा इस टास्क फोर्स का? सिर्फ ऑक्सीजन की कमी को पहचानना या फिर उसकी पूर्ति भी करना? देखिए, दिल्ली में पहले ही एक कंट्रोल रूम बना हुआ है, जहां पर अलग अलग अस्पतालों से आने वाले एसओएल पर निगरानी रखी जाती है। और ऐसी स्थिति में अब टास्क फोर्स का काम ये भी होगा कि जिस प्लांट से ऑक्सीजन निकलनी है और अस्पतालों तक पहुंचनी है, वहां पर बिना किसी रुकावट के ये ऑक्सीजन पहुंच जाए। पिछले दिनों दिल्ली को 730 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिली थी। ये कोटे की मांग थी और इस कोटे को पूरा किया गया था। लेकिन पिछले 2 दिनों से दिल्ली सरकार ये शिकायत कर रही है कि जितना कोटा दिल्ली को चाहिए वो कोटा भी नहीं मिल पा रहा। तो इस बीच क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये कोटा क्यों नहीं मिल पा रहा है, इस पर भी ये टास्क फोर्स निगरानी रखेगी। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब दिल्ली में सरकार अस्थायी तौर पर आईसीयू अस्पताल बढ़ाने की बात कर रही है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो इस पूर्ति को किस तरीके से ध्यान में रखा जाएगा? तो जाहिर है दिल्ली सरकार को 976 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत होगी और देखना यह होगा कि क्या केंद्र सरकार से ये ऑक्सीजन का कोटा दिल्ली सरकार को मिल पाता है या नहीं। नेहा। पंकज उपाध्याय हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। पंकज, लगातार महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा और मौत का आंकड़ा दोनों बढ़ रहे हैं और एक स्टडी सामने आई है जिसमें कहा गया है किस तरीके से महाराष्ट्र या फिर यूं कहें मुंबई बेहतर तरीके से तैयार थी ऑक्सीजन के मामले में। कम से कम दिल्ली के लिहाज से, अगर दिल्ली से तुलना की जाए तो मुंबई में हाल बेहतर थे। इसके बावजूद मौत का आंकड़ा इतना, क्या वजह है? नेहा, गुड मॉर्निंग। जहां तक पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे की अगर हम बात करें, उनका कहना है कि 12 जिले महाराष्ट्र में ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है केसेस स्टेबल हो गए हैं, नीचे तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन केसेस में स्टेबिलिटी जरूर आ गई है। लेकिन अभी भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं। मौत का आंकड़ा, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, बढ़ रहा है। इसको लेकर राज्य सरकार का कहना है वो बिल्कुल एक पैनी निगाह बनाए हुआ है इस सिचुएशन पे, क्योंकि 15 तारीख के बाद एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा कि राज्य भर के लिए जो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। टास्क फोर्स क्या राय देता है राज्य सरकार को, इस पर निर्भर करेगा कि सरकार आगे क्या रणनीति अपनाती है। राजेश टोपे का कहना है कि वो पूरी जो स्थिति है उसको बहुत ही माइन्यूटली देख रहे हैं और इस पूरी मौत के आंकड़े को देखते हुए, केसेस को देखते हुए, पूरे अलग अलग जिलों में क्या स्थिति है उसको देखते हुए अगला जो कदम होगा वो उठाया जाएगा। हालांकि मुंबई की बात करें, मुंबई में आंकड़े काफी राहत देने वाले हैं।
है, रिकवरी रेट 91% हो गया है, डबलिंग रेट अब 145 दिन हो गया है, कंटेनमेंट जोन्स भी 100 से नीचे आ गए हैं। और सबसे बड़ी राहत की बात तो यह है कि जो वैकेंसी थी बेड्स की वो 9000 के ऊपर है। आईसीयू बेड्स जिसकी बहुत ज्यादा किल्लत थी कुछ दिनों पहले तक, वो तो अब 150 से ऊपर है। यानी मुंबई में अगर कहें तो थोड़ी सी स्थिति कंफर्टेबल थोड़ी जरूर हो गई है। साथ ही साथ राज्य सरकार का कहना है कि थर्ड वेव की आशंका को देखते हुए वो अपनी और ज्यादा तैयारी कर रही है, क्योंकि अब बच्चों में भी केसेस ज्यादा दिखने को मिल रहे हैं। इसलिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जा रही है जिसमें राज्य भर से जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होंगे वो इस बोर्ड का हिस्सा होंगे और राज्य सरकार को निर्देश देंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी किल्लत आज के दिन भी वैक्सीन की है। बीकेसी जंबो सेंटर का ये नजारा है। बिल्कुल, वैक्सीन की किल्लत तमाम अन्य राज्यों की भी मुसीबत का सबब बनी हुई है। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त लखनऊ से जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अभिषेक, उत्तर प्रदेश की सरकार लाख ये कहे कि हम हर तरीके से तैयार हैं, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, बेड्स की कोई कमी नहीं, लेकिन स्थिति से हम सब वाकिफ हैं। कैसे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, एक अदद अस्पताल के बेड के लिए जूझ रहे हैं, ये स्थिति स्पष्ट है। और साथ ही सेकेंड फेज का जो वैक्सीनेशन 18 से 45 साल की उम्र का, वो अभी उत्तर प्रदेश में नहीं शुरू हुआ है, बाकी तो छोड़िए। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं नेहा ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं उसमें गिरावट है। 26,000 के ज़्यादा जो मामले थे वो पिछले 24 घंटे में दिखाई दिए। सरकार का मानना है कि अगर हम इसको अप्रैल के आखिरी हफ्ते की हिसाब से देखें तो काफ़ी गिरावट है और सरकार इसको अपनी एक उपलब्धि मानती है। लेकिन अगर मौत के आंकड़े को देखें तो वो 298 है। कल की तारीख में 372 मौत का आंकड़ा था, यानी कि जो मृत्यु दर है वो लगातार बढ़ रही है और जो लोगों की मौत हो रही है वो भी कहीं ना कहीं संक्रमण की भयावहता को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ आपने बात की बेड्स की और ऑक्सीजन की। सरकार दावा कर रही है कि प्राइवेट अस्पतालों को जोड़ने के बाद में उत्तर प्रदेश में स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसे मामले सामने आते हैं जहां बेड ना मिल पाने के कारण मरीज 1 से 1.5 घंटा भटकता है और उसकी वहां मौत हो जाती है। तो इन चीजों को और दुरुस्त करने की जरूरत है। हालांकि जो सरकार का मानना था कि लॉकडाउन लगाने से, जिसको उत्तर प्रदेश में सोमवार तक आगे बढ़ा दिया गया है, संक्रमण में कमी आएगी, लेकिन पंचायत चुनाव के जो नतीजे 2 मई को आए उसमें जो लोगों का हुजूम दिखाई दिया था 2 से 3 दिन का मतगणना केंद्रों पे, उसके अगर संक्रमण उस समय फैला होगा तो वो अब हमें इस हफ्ते दिखाई देगा। यानी कि स्थिति अगर हम कहें कि पूरी तरीके से नियंत्रण में आ गई, बिल्कुल सही नहीं होगा। हाँ, थोड़ी सी गिरावट जरूर है, लेकिन अभी भी अगर हम बात करें बाकी राज्यों के हिसाब से तो स्थिति उत्तर प्रदेश की अभी भी कुछ खास बेहतर नहीं है। टीकाकरण को लेकर के सरकार ने 7 जिलों में टीकाकरण शुरू किया था, हालांकि अभी बहुत से जिले हैं जहां पे वो नहीं पहुंच पाया है और जो टीके की मात्रा है वो भी कम मात्रा में सरकार को मिल पाती है। तो दोनों तौर पे अगर देखें, संक्रमण को रोकना और टीकाकरण को बढ़ाना, दोनों जगह सरकार के आगे चुनौती नजर आती है, जिसके लिए सरकार कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, लेकिन स्थिति अभी भी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से बेहतर नहीं है। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।